आप ऑर्गेनाइजर साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सीरीज आपने शुरू किया है, और मैं ये समझती हूँ कि इस डिस्कोर्स को तेजी से लगातार आगे बढ़ाने की जरूरत होगी, इसलिए आपका ये कदम बहुत स्वागत योग्य है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपने कुछ प्रश्न भी रखे हैं, और उन प्रश्नों के रिस्पांस में भी मैं अपनी बातें कहूंगी, और कुछ जो हम महसूस कर रहे हैं ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथी, वो अपनी बातें भी कहना चाहूंगी। तीसरे, मैं ये समझ रही हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो आपने प्रोसेस शुरू की है, हर सेक्शन के हिस्से को लीड करने वाले या उससे जुड़े हुए या उस पे शोध करने वाले या ग्राउंड रियलिटी में लगे हुए लोगों को एक साथ प्लेटफॉर्म्स पे उतार के इस डिस्कोर्स को करने की जो प्रोसेस है, शायद इसकी बहुत आवश्यकता आने वाले दिनों में और होने वाली है। क्रॉस सेक्शनल जो लोग काम कर रहे हैं, उन सबको एक दूसरे के इश्यूज को गहराई से समझना, उनके आंदोलनों को समझना, एक दूसरे के साथ सॉलिडेरिटी में आना, और इन टोटलिटी एक अच्छे समाज की परिकल्पना ही नहीं, उसके लिए काम करने के लिए आगे बढ़ पाना, ये आने वाले दिनों में बहुत निहायत जरूरी होगा। तो आवश्यक है कि इस तरीके के डिस्कोर्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते चले जाएंगे। मैं ये देख रही हूँ कि इस कोविड 19 के पीरियड में जो हो रहा है, उसके बाद भी जैसे जैसे हम इस प्रोसेस में से बाहर निकलेंगे, अनलॉकिंग की तरफ बढ़ेंगे और आखिरकार कुछ महीनों में इस महामारी से छुटकारा पाएंगे, तब तक जिस फिजा में हम आज गुजर रहे हैं, वो समस्याएं हमारी काफी गहरी हो चुकी होंगी। मसलन जैसे बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने की बजाय जो एम्प्लॉयमेंट में है उनके एम्प्लॉयमेंट्स छिन रहे हैं। मसलन के इशू है वेजिस का, वेतन का, वो और डिप्रेस होगा, वेजिस और कमती होंगी, उसके ऊपर आक्रमण शुरू हो गए हैं। केवल कोड ऑन वेजिस का ही इशू नहीं था, वो भी एक हिंदुस्तान में वेज कैलकुलेशन के सिस्टम को ध्वस्त करने का रास्ता था, और उसमें ट्रेड यूनियंस को बाहर फेंकने का रास्ता था, सरकारों की और मालिकों की मनमानी चलाने का रास्ता था। लेकिन अभी जो लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनको ये शर्त लगाना कि तुम्हारी वेज कटौती के ऊपर तुम काम करो, अदरवाइज तुम ज्वाइन नहीं कर सकते। तो जो बिल्कुल भयंकर स्थिति है जॉब ना होने की और कुछ महीनों से पगार भी ना मिलने की, मजदूर को प्रेस कर करके वेजिस कमती पे काम करने के लिए आगे बढ़ने को कहना, तो ये एक स्लेवरी और बॉन्डेज जैसी सिचुएशंस पैदा जो हो रही हैं, इसका सिनेरियो हम लगातार देखेंगे और भी आगे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ बहुत बड़ा इशू होने वाला है, और हम लोगों ने देखा कितनी जल्दी से अनलॉक की प्रोसेस में बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के जिस ढंग से फैक्ट्रीज को शुरू किया गया, अभी तक 4 मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं। विशाखापट्टनम का पहला था, और उसके बाद गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, यूपी में हुआ, और अब कई जगहों पे ये देखने को मिलेगा। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड जो है, वो इंक्लूड ना करके वर्कर्स को एक्सक्लूड करता है, बल्कि वो 10 एंड अबव यूनिट्स की बात करता है। तो 90% वर्कर तो वैसे ही बाहर हो जाता है उस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ सिचुएशन से। लेकिन जहां ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के नियमों को मानने की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, उस जगह के भी ऊपर अब ये कोड भी बुरी हालत पैदा करेगा। और जिस तरीके से अनप्रिपेयर्डनेस से वर्कर को सिर्फ काम करने वाली मशीन समझने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ बहुत बड़ा इशू आने वाले दिनों में होगा। पोस्ट कोविड भी ये बहुत बड़ा इशू रहेगा। ट्राईपार्टिज्म, बायपार्टिज्म को सेक्रीफाइस किया गया, और ट्राईपार्टिज्म, बायपार्टिज्म अनदर सीरियस एजेंडा होगा ट्रेड यूनियंस के लिए, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एक त्रिपक्षीय वार्ता का सिस्टम है हिंदुस्तान में, और 5 साल से वो नहीं हुई, जिसको हर साल होना होता है। 2015 के बाद इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई है,
और बहुत सारी जगहों पे बायपार्टिज्म को इग्नोर करके गवर्नमेंट एक तरफा मैनेजमेंट से फैसले करवा रही है। तो बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स बहुत मुश्किल से हुई इन लोगों के राज में, जो इस वक्त मौजूदा सत्ता है। और अभी तो बहुत सारों के बायपार्टिज्म एग्रीमेंट तक नहीं हो पाए हैं, वो लटका के इन्होंने रखे हुए हैं काफी समय तक। तो ये त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय वार्ताओं का जो सिस्टम होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो सिस्टम होता है, जो एडजुडिकेशन का सिस्टम होता है, वो सारे सिस्टम्स को ध्वस्त किया गया है। लेबर इंस्पेक्शंस को, लेबर कोर्ट्स की प्रोसेसेस को, एडजुडिकेशंस को, उन सारी प्रोसेसेस को वीकन किया गया है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके उभर करके सामने आने वाला है। ठेकेदारी प्रथा ऑलरेडी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, और जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, तो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बाय लॉ कॉग्निजेंस हम ले सकते थे, उनको कटघरे में खड़ा कर सकते थे, उनसे कह सकते थे कि इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। लेकिन इस रिजीम के पहले पीरियड में, जो 5 साल का इनका पीरियड था, अब ये दोबारा कुर्सी पे बैठे हैं, ये सेकेंड पीरियड है, पहले पीरियड में ही इन्होंने लॉ चेंजेस का जो प्रोसेस शुरू किया था, उसमें इसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाया गया था, जब राजस्थान गवर्नमेंट को यूज किया गया था 4 लेबर लॉज को चेंज करने के लिए। और एडवाइजरी गई सीपीएम ऑफिस से सारे चीफ सेक्रेटरीज को पूरे हिंदुस्तान में कि सब लोग अपने अपने राज्यों में उन लेबर लॉज को चेंज करो। उसमें अप्रेंटिस एक्ट भी था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी था, उसमें आईडी एक्ट भी था, उसमें फैक्ट्री एक्ट था। थ्रेशोल्ड बढ़ाने की बात थी कि 100 से सीधा 300 कर दो, 300 तक वर्क फोर्स है, तो आपको कोई परवाह नहीं करने की किसको रखोगे, किसको फेंकोगे, कब रखोगे, कब नहीं रखोगे, उसको कंपनसेशन भी दोगे या नहीं दोगे, आपकी हायर एंड फायर की सिस्टम है। ये थ्रू वसुंधरा राजे गवर्नमेंट इफेक्ट किए थे 4 लेबर लॉज में चेंजेस। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन के बाद मिस्टर नरेंद्र मोदी के जो पीएस थे उस वक्त, नृपेंद्र मिश्रा, उनसे कहा गया था चीफ सेक्रेटरीज को लिखो, और चीफ सेक्रेटरीज को लिख करके उन्होंने कहा था इसको फॉलो करो। और उसके बाद 7-8 राज्यों के अंदर जहां बीजेपी गवर्नमेंट थी या बीजेपी के अलाइड के साथ गवर्नमेंट थी, वहां पर उन लेबर लॉ चेंजेस को इफेक्ट किया गया था। मेरा जो इशारा है, कहने का मतलब है, जो मुद्दे अब मैं बोल रही हूँ, दिस इज नथिंग न्यू कि कोविड-19 की वजह से हुआ है। ये सारे के सारे इश्यूज इनके 5 साल के पहले राज के दौरान वो इश्यूज स्वीयर हो गए थे, और जॉब लॉसेस हो रहे थे। डिमोनेटाइजेशन के बाद से लगातार तेजी से जॉब लॉसेस की सिचुएशन हिंदुस्तान में आई थी। वेज कोड ये लेकर के आए, जो अल्टीमेटली इन्होंने इस सेशन में पास किया। वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के कोड पे उसी पिछली रिजीम्स पे ही काम कर रहे थे, जिसको अब ये पुश करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। ट्राईपार्टिज्म, बाईपार्टिज्म को इन्होंने अपनी प्रीवियस टर्म के अंदर ही इग्नोर किया और आईएलसी नहीं किया था, तो वो कोविड-19 के एक्सक्यूज में इस पीरियड में, इस बहाने में कि लोग सड़कों पे नहीं आ सकते हैं, बहुत बड़ा अपोजिशन नहीं हो सकता है, इसलिए उसको ये पुश कर रहे हैं। और कलेक्टिव बार्गेनिंग भी तभी से उस पे कुठाराघात है, अब वो तेजी से उस पे हमला हो गया है। ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही थी, आउटसोर्सिंग चल रहा था, नई भर्तियां नहीं हो रही थी, सैंक्शन पोस्ट जो है वो सरेंडर की जा रही थी, ये प्रोसेस सारी चल रही थी। उस प्रोसेस को इस कोविड-19 में और गहरा कर दिया गया है, इसलिए पोस्ट कोविड-19 ये सिचुएशन काफी और भी भयंकर होने वाली है। आप ये देख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ये जो कहते हैं कि श्रम कानून देश के विकास की प्रक्रिया में बहुत बड़ा रोड़ा है, डेवलपमेंट के लिए बाधा है। वो तो जब किसान अपनी मांग के लिए लड़ेंगे, वीएम सिंह आपको बताएंगे, तो उनको भी बाधा ही बोलते हैं। यानी जो अन्नदाता हैं, जो सबको खिला रहे हैं, और जो खेतों में कच्चा माल वो उगता है, जिस कच्चे माल से हमारे बहुत से उद्योग भी चलते हैं, तो उनको कह दिया जाएगा कि तुम लोग जो है डेवलपमेंट के विरोध में है, क्योंकि तुम अपनी आवाज उठाते हैं। ऐसे ही मजदूरों से के बारे में ये कह देना कि ये डेवलपमेंट के खिलाफ है, और इसलिए ये जो लेबर लॉज हैं, ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है नेशन की प्रोग्रेस में और डेवलपमेंट में, हिंड्रेंस है। ट्रुथ ये है कि हमारे देश में हार्डली 10 to 12%
वर्क फोर्स है जो लेबर लॉज से प्रोटेक्टेड है। ये ग्राउंड रियलिटी हिंदुस्तान के लोगों को पता ही नहीं है कि 88 to 90% वर्क फोर्स तो अभी भी लेबर लॉज से प्रोटेक्टेड नहीं है। जो लेबर लॉज से प्रोटेक्टेड है उन्हीं लेबर लॉज का कुछ हम इस्तेमाल करके ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्क फोर्स है उसके लिए कुछ लड़ाई लड़ पाते हैं, उसके लिए कुछ छीन पाते हैं, उसके लिए कुछ हम ले पाते हैं। तो ये एक एक्सक्यूज है कि वो डेवलपमेंट के में बाधक बनते हैं, ये ट्रुथ नहीं है। इसलिए जो आप ये देखिए कि जो जॉब रिलेटेड जिनको बोलते हैं हम वर्क फोर्स है, उसमें से भी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रजिस्टर्ड यूनिट्स होती हैं, उनमें से भी 70% वर्क फोर्स जो है उसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट यानी जिसको कहते हैं ना तेरे को नौकरी का ये कागज दिया, ये तेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, वो नहीं होता है। मैं फैक्ट्रीज के वर्कर्स की बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ जो दिहाड़ीदार हैं, जो स्वतः रोजगार हैं, जो अपने आप कमा रहे हैं, जो कुलीगिरी कर रहे हैं, जो पोटरिंग कर रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो सब्जी भाजी हैं, जो हॉकर्स वेंडर्स, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। और इवन उद्योगों में टाइम टू टाइम बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर ली जाती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जॉब में है बकायदा, लेकिन उनमें से 70% लोगों को कभी एक पुर्जा नहीं दिया जाता है। और पहली हमारी लड़ाई होती है जब डिस्प्यूट खड़ा होता है तो मालिक कहता है ये मेरा मजदूर है ही नहीं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है, लेकिन पोजर क्या है? पोजर ये है कि ये जो लेबर लॉज है ये हमारा काम धंधा नहीं होने देते हैं, विच इज नॉट ट्रू। और इसलिए जो एक्सक्लूजन की प्रोसेस है, मजदूरों को बाहर फेंक देना लेबर लॉज से, वो बढ़ा दी गई है। पहले ही लेबर लॉज से वास्ट मेजोरिटी वर्कर बाहर था, अब जो लेबर लॉज की प्रोटेक्शन में था उसमें से बहुत सारे को बाहर फेंक दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जो पोस्ट कोविड-19 बहुत सीरियस इशू होने वाला है। चाइल्ड लेबर हमारे देश के अंदर खत्म नहीं हो पाए, लेकिन उसको काफी हद तक कंटेन करने की प्रयास इस देश के अंदर चले, और 10-15 साल तो बहुत बड़ा कैंपेन भी इस देश के अंदर चला। लेकिन इस रिजीम के आने के बाद 2014 के बाद जो लेबर लॉ चेंजेस में लाए थे, वो इन्हें वे बड़े क्लेवर तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ लेबर लॉ थी। सर्टेन सेक्टर्स रेगुलराइजेशन किया गया था, उसमें फैमिली लेबर के नाम के ऊपर, फैमिली वर्क के नाम के ऊपर बच्चे को अलाउ करने का मतलब था हमारा बहुत सारे छोटे सेक्टर में फैमिली के साथ ही तो बच्चा लगा हुआ है और उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है या भेजा ही नहीं जाता है। तो ये ऑलरेडी ये लोग कर रहे थे अपनी रिजीम के टाइम पे, और अब इस कोविड-19 के फेज में जो आपने और हमने देखा, उस स्थिति को अगर हम झांकते हैं तो ये सारा चेहरा एकदम सामने उभर करके आ जाता है कि हमारे बच्चे जिनको पाठशाला में होना चाहिए वो मजदूरी में थे, या फैमिली के साथ लेबर में थे, या अकेले मजदूरी में गए थे। अगर मैं जमालो की बात करूं तो वो तो माँ बाप की अकेली लड़की 12 साल की थी ना, तो वो गई हुई थी वो मिर्चों के बागान में काम करने के लिए। जब वो आते हुए रास्ते में इतने मील चलने के बाद एग्जॉस्ट होके मर गई घर पहुंचने से पहले। या 11 साल का 12 साल का बच्चा अगर अपने ठेले पे जो सामान लादने वाला अपनी फैमिली को बिठा करके कई मील दूर पैदल फैमिली को ला रहा है, या रिक्शे पे ला रहा है 13 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये हमारे माँ बाप रिक्शा चलाते थे, ये ठेली भी चलाते थे और हम भी चलाते थे। तो चाइल्ड लेबर एक्सटेंसिवली इस देश में थी, कमती करने की प्रयास हुई थी, उनको पाठशालाओं में भेजने की कोशिश की गई थी इस मुल्क के अंदर, लेकिन इस सरकार ने उस लेबर लॉ चेंजेस में के अंदर जो चाइल्ड लेबर एक्ट में चेंज किया, उसमें लेबर लॉ चाइल्ड लेबर लॉ बढ़ाने का प्रावधान बन गया। और अब इस कोविड-19 में जब बड़ों के रोजगार गए हैं और बच्चे रोजगार में घुसेंगे तो चाइल्ड लेबर बढ़ने वाला है। हिंदुस्तान फिर से बढ़ती हुई चाइल्ड लेबर देखेगा, ये एक सीरियस इशू होने वाला है। और जिस ढंग से एजुकेशन पे इम्पैक्ट आया और कहा जा रहा है ऑनलाइन एजुकेशन ही दी जाएगी, हमको लगता है कुछ जनरेशन जो है बिना एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग के मैदान में उतरेंगी जॉब्स के वास्ते। तो आप ये समझ सकते हैं कि अनप्रोटेक्टेड, अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड वर्कफोर्स इंक्रीज होगी और बहुत सारे तो बच्चों को कामों पे रखने की प्रक्रिया चलेगी, अडल्ट लेबर को अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी। ये सीरियस इशू होने वाला है। कोविड-19 के इस पीरियड से पहले ही महिलाओं के ऊपर हम देख रहे थे कि उनकी
प्रॉपर जो गुड जॉब्स हैं उनमें उनकी गिनती घटती जा रही थी। उनकी अगर गिनती कहीं कंपनसेट हो रही थी तो उस सेक्टर में हो रही थी जहां जॉब करते हुए उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लागू नहीं होता है, और अगर लागू भी है तो लेकिन उनका डेजिग्नेशन चेंज करके उनको कम दिया जाता है, और ज्यादातर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कफोर्स के अंदर धकेला जा रहा था। तो वुमेन लेबर फोर्स के ऊपर इन्होंने लेबर लॉ चेंजेस करके भी कुछ प्रॉब्लम लाया था। जैसे हैजार्डस इंडस्ट्री में वुमेन काम नहीं कर सकते, इन्होंने उसमें चेंज लाके कह दिया प्रेग्नेंट वुमेन हैजार्डस इंडस्ट्री में नहीं करेगी। दैट मीन्स वुमेन कैन वर्क इन हैजार्डस इंडस्ट्री, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं करेगी। और जितना ये आउटसोर्सिंग किया गया है कामों का, मसलन ये सपोज मैं एक ही सेक्टर की बात करूं, सफाई सेक्टर की बात करूं, तो उसमें आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा जो बढ़ाई गई, जबकि ये तो ऐसा काम नहीं है ना जो कभी कभी होना है। सफाई रोज होनी है, सड़कों की होनी है, अस्पतालों की होनी है, दफ्तरों की होनी है, हमारे गली मोहल्लों की होनी है। ये एक वर्क है। स्वच्छ भारत का नारा देने से कुछ नहीं होता। ये एक वर्क है जो सैनिटेशन का, सफाई का, सब जगह के ऊपर जो रेगुलर वर्क है। ये कोई सीजनल वर्क नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादातर वर्क फोर्स जो है ठेके पे रखी हुई है। रेगुलर जॉब्स, बहुत वर्षों से रेगुलर जॉब्स नहीं दी जा रही हैं और ठेके पे चल रहा है। इस सिचुएशन में जो वुमेन वर्क फोर्स है उसके ऊपर बहुत बड़ा काम, सुबह 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के, 5 बजे उठ के उसको सड़कों साफ करनी है, जो उसका पैच उसके जिम्मे है ठेके में। तो वो क्या करती है, रात को 11 बजे, 11:30 बजे निपटने के बाद घर से वो आ करके रेलवे, ये जो सड़क होती है, सड़क के किनारे पटरी पे सोती है, क्योंकि सुबह उसको 4 बजे फिर कौन छोड़ने आएगा घर से। तो ये एक कॉमन सिनेरियो है। तो वर्क सिचुएशन वुमेन के लिए और खराब होने वाली है, और हेरासमेंट उसकी बढ़ने वाली है, और अच्छी जॉब्स के अंदर जो उसकी भर्ती हो रही थी उसमें कटौती होने वाली है। वुमेन ने बहुत सफर किया इस कोविड-19 में, और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बहुत सी महिलाएं, जो लोग समझते थे जो पढ़ी लिखी बच्चियां होती हैं वही सिर्फ शहरों में जाती हैं, अकेले जाती हैं, हॉस्टल्स की उनकी दरकार है, जरूरत है, उनके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल होने चाहिए। ये सब कुछ वो हम लोगों की मांग रही है। मिडिल क्लासेस के अंदर भी वो कंसर्न रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास की बच्चियां जाती। लेकिन अभी इस कोविड-19 में जो हम बोलते थे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम ये बोलते थे बहुत सी महिलाएं मजबूरी में घर को, परिवार को छोड़ के, जैसे पुरुष जाते हैं वो भी अकेले जाती हैं शहरों में, काम ढूंढती हैं, काम करके वो कुछ कमा के लेके आती हैं या वहां से भेजती हैं। वो अकेली परिवार छोड़ के, एक आधा बच्चा साथ ले आएंगी, बाकी घर में होगा, या सबको छोड़ के आएंगी। और इस कोविड-19 के इस पीरियड में जो क्राइसिस खड़ा हुआ, अचानक जो 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन किया गया, पूरे देश की इकोनॉमी ही लॉकडाउन हो गई, लोगों की तो किस्मत ही बहुत सारों की लॉकडाउन कर दी गई। ऐसी सिचुएशन में जो सारे सिनेरियो हमें देखने को मिले, सड़कों पे, रेल पटरियों पे, ट्रकों के अंदर, सीमेंट मिक्सर्स के अंदर, और बेतहाशा पैदल चलते हुए लोग, उसमें आपको बहुत सारे सिनेरियो निकले जहां अकेली महिलाएं भी थी। अकेली बच्चे को लेके चल रही है, उसको वापस जाना है अब अपने, जहां उसके पति काम कर रहे हैं वहीं वो भी अब वापस जाके काम करेगी। वो सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कफोर्स की, या डोमेस्टिक वर्कर्स जो अपने घरों को छोड़ करके डोमेस्टिक वर्क के काम के लिए आई। इवन खेती के लिए एकल वुमेन भी आई हुई थी। ऐसा नहीं कि खेती के अंदर केवल फैमिली लेबर या पुरुष ही आते हैं, उसमें आई हुई थी। कंस्ट्रक्शन वर्क में वुमेन आई हुई थी, अकेले भी आई हुई थी। तो ये एक पूरा, ये जो प्रवासी मजदूरों का सिनेरियो लोगों ने देखा है, हिंदुस्तान की सरकार या तो जानती नहीं थी, ये अनभिज्ञ थी, वो लगता तो नहीं है, और या ये जानबूझ करके भी उनके साथ ये रवैया किया गया है कि दे हैव कंटेम्प्ट अगेंस्ट लेबर, आई शुड से, श्रमिकों के प्रति इनकी कंटेम्प्ट का दृष्टिकोण है, इग्नोर करने का है, निग्लेक्ट करने का, केवल इस्तेमाल करने का है, ये इनका एटीट्यूड है। ये अभी भी उसी सोच में है कि लेबर एक कमोडिटी है, वो ह्यूमन बींग्स नहीं है जो लेबर देते हैं और वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं। वो एक कमोडिटी है, एक वस्तु है, उसको आप इस्तेमाल करो, जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो। माने ये कहना पड़ेगा कि जो 150 बरस पहले लगभग लड़ाई शुरू हुई कि काम के घंटे सुनिश्चित करो,
हमें जानवर मत समझो, हम भी इंसान हैं। हमें घोड़े की तरह, बैल की तरह, हाथी की तरह, ऊंट की तरह हाँकते हो, अनाज फेंकते हो और खा करके अगले दिन फिर हम चल पड़े कि जिंदा रहें और हम काम कर सकें। नहीं, हम मानव हैं, हम क्रिएटिव हैं। वी नीड टाइम फॉर आवरसेल्व्स, फॉर आवर फैमिली। वो जो लड़ाई थी, उस लड़ाई से बहुत सारे श्रम कानून आज तक हासिल किए गए थे पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग वर्किंग आवर्स। लेकिन इस रजीम के बैठने के बाद से उन श्रम कानूनों पे तेजी से हमला हुआ ही। कोडिफिकेशन की प्रोसेस देश के अंदर जबरदस्ती की गई। ट्रेड यूनियंस के विरोध के बावजूद उस प्रोसेस को तेजी से आगे किया गया और कोविड-19 का इनको बहुत अच्छी बढ़िया छतरी मिल गई। अब पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ने की तैयारी में है और हमारी सरकार 4 महीने सोई रही और जब जगी तो एकदम लॉकडाउन कर दिया और फिर इसको इवेंट मैनेजमेंट बना दिया और फिर लोगों को नॉन सीरियस रहने दिया। फिर जो मिथ थे, सुपरस्टिशन थे, उनको बढ़ाते रहे। कोई साइंटिफिक सोच नहीं दी, लोगों को प्रिपेयर नहीं किया, उनको इस बीमारी का संज्ञान नहीं दिया और हम में डाल दिया। 18 दिन में महाभारत जीत लिया था, 21 दिन में कोरोना को जीत लेंगे, लोगों को कंप्लेसेंट कर दिया और तब तो बोला कि सब ठीक हो जाएगा और लोगों ने कहा 21 दिन का कष्ट सह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर बीतते बीतते जो हालात हुई, तो उससे दुर्दशा जो लोगों की हुई है, जिस ढंग से इकोनॉमी के ऊपर बुरा असर पड़ गया है, जिस ढंग से हमारे किसान परेशान हुए, हम सुनेंगे सिंह साहब को, और जिस ढंग से हमारे मजदूर परेशान हुए। और मैं ये सिनेरियो देख रही हूँ कि ये हिंदुस्तान को ब्रिटिश एरा में वापस धकेलने की प्रोसेस हो रही है, हर फॉर्म में, हर तरीके से। ब्रिटिश एरा में भी बहुत अनाज होते हुए 2-2, 3-3 बार अकाल पड़ा था और हमारे लोग भूखों मरे थे। ब्रिटिश एरा में भी श्रमिकों को का भयंकर दोहन किया गया था और लेबर लॉज लड़ लड़ के उनके पीरियड में हमने हासिल किए, लेकिन अब ये हमें वापस वहीं फेंकने की बात कर रहे हैं। हंगर एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा, रियल इश्यू बनने वाला है। मेल न्यूट्रिशन एक भयंकर मुद्दा हो जाएगा, इसलिए भी कि आमदनी बहुत कम होने वाली है लोगों की, इसलिए भी कि लोगों को रोजगार छिन जाएंगे, इसलिए भी कि किसानी की पिटाई होने वाली है और सरकार केवल ये सोच रही है हम तो जी अपना एक्सपोर्ट दुगना कर लेंगे अनाज में। तो ये कहीं और ही घूम रहे हैं। ये देश के लोगों की भूख मिटाने की बात नहीं है, लेकिन मजदूर इसमें बहुत प्रताड़ित होने वाला है, ये मैं देख रही हूँ। ये जो माइग्रेशन कोई बुरी बात नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर के अच्छे एवेन्यूज के लिए काम ढूंढना, और जो कोई पढ़ लिख करके जहां जिसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो जाएगा। लेकिन इशू क्या है? इशू है जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है। जब आपको गांव में काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है, मजबूरी में आप जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप ज्यादा अच्छे पढ़ लिख गए हैं और आपके गांव में उसका रोजगार नहीं है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया, आप टेक्नीशियन हो गए, आप मैकेनिकल इंजीनियर बन गए, आप बीए बीएड हो गए, एमएड हो गए, तो नेचुरली आपको जहां जॉब मिलेगी आप वहां जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ उनकी जिनको कोई काम धंधा नहीं मिलता है। वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन जो होती है वो एक रियलिटी है और वो बढ़ने वाली है। आप ये देखिए, लोग अभी घरों को पहुंचे हैं और जो प्रॉमिस किया गया था आप लोगों को काम मिलेगा वहां, तो जो मनरेगा से पहले काम पाए हुए थे उनको नहीं मिल रहा था, तो जो बाद में गया उसको कहाँ मिलेगा। फिर उनको ये कहा गया, जैसे मैं यूपी का एग्जांपल दूं, कि नहीं आपको यही काम करना है मनरेगा में, और वो वर्कर क्या कह रहा है, मैं तो 500 रुपए पा रहा था, 700 रुपए पा रहा था, तुम मेरे को 100-150 रुपया दे रहे हो, 202 भी नहीं जो प्रॉमिस है, मैं क्यों यहाँ रुकूंगा, मैं नहीं रुकता हूँ। तो मैं ये देख रही हूँ कि गवर्नमेंट जो है, मनरेगा एक स्कीम है कि डिस्ट्रेस से लोगों को बाहर निकालो, उनके हाथ में कुछ काम दो। लेकिन ये विकल्प नहीं है रोजगार का कि इसी टाइप का रोजगार होना चाहिए, लेकिन सरकार के जहन में है कि ये विकल्प होना चाहिए। और मैं क्या देख रही हूँ, जो फुटबॉल कोच है वो डिलीवरी बॉय बना हुआ है, जो मैकेनिक है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी डिलीवरी बॉय बना हुआ है, या हॉकर और वेंडर बना हुआ है। जो टीचिंग कैडर्स हैं वो मनरेगा में लग गए हैं अब, और मैनेजमेंट कैडर्स जो हैं वो भी डिलीवरी बॉयज बने हुए हैं, या रेडी पटरी ढूंढ रहे हैं, या मैसेंजर का काम कर रहे हैं। जो कैमरामैन था वो ट्री कटर बना हुआ है। यानी इस वक्त जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत सारे जो ट्रेंड कैडर्स हैं,
स्किल्ड कैडर्स हैं या सेमी स्किल्ड कैडर्स हैं हिंदुस्तान के, उन लोगों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ काम मिलना है तो उसको वो करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन हताश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपने हिसाब से रोजगार चाहिए। तो मुझे भूलता नहीं है कि पहली मीटिंग मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब यंगस्टर्स को पकड़ना था तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में की थी, और उसमें कहा था जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से सबको जॉब मिलेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हर साल लगभग 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग नए ऐड होते हैं रोजगार पाने के जो लिस्ट है फहरिस्त के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब लेते हुए उस समय उन्होंने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार हम पैदा करेंगे, यानी सरप्लस रोजगार पैदा करेंगे। आज सिचुएशन ये है कि सरप्लस लेबर हो रही है क्योंकि जॉब्स जा रहे हैं। और ये भी मैं कह रही हूँ कोविड-19 तो एक सिचुएशन आ गई, लेकिन ये जॉब लॉसेस का दौर तो डिमोनेटाइजेशन के पीरियड से ही हमारे देश के अंदर तेजी से शुरू हुआ था। और खुद मालिकों के संगठनों ने बोला था कि एमएसएमईज जो उस पीरियड में ठप हुई, जो ट्रेड उसमें ठप हुआ, फिर बाद में जीएसटी ने उनको काफी चपत लगाई, उसके चलते हुए उन्होंने कहा था 3.5 करोड़ तक हो जाएगा 2019 आते आते। हमारे हिसाब से 5 करोड़ के करीब लोगों की लाइवलीहुड चली गई थी। और अब ये जब कोविड-19 लागू हुआ तो सडनली जो लॉस हुआ, तो जो जॉब रिलेटेड थे वो 12.5 करोड़ के आसपास थे, जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग में काम करते थे 12 करोड़ के करीब वो थे, जो स्वतः रोजगार थे और इर्द गिर्द अपनी अपनी रोजी रोटी चलाने का काम धंधा करते थे। ये सब मिलाकर के 40 करोड़ लोग अचानक उनकी लाइफ के अंदर एक अंधेरे जैसी स्थिति हो गई थी। और अब मैं देख रही हूँ कि जो स्किल्ड है वो सेमी स्किल्ड, जो सेमी स्किल्ड है वो अनस्किल्ड का काम ये नीचे को ग्राफ जा रहा है इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड्स। तो ये देश के लिए बहुत घातक होगा, इकोनॉमी के लिए बहुत घातक होगा और हमारी वर्कफोर्स के लिए बहुत घातक होगा। इसलिए उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में मैं ये देख रही हूँ कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन रुकने वाला नहीं है। डिस्ट्रेस माइग्रेशन लोगों के लिए एक बढ़ने की ही स्थिति होगी। जितना मर्जी लोग ये कह रहे हैं बहुत सारे कि अब हम नहीं जा पाएंगे, कुछ परसेंटेज नहीं भी जाएगी, लेकिन कोई दूसरी जिनको थोड़ा बहुत काम था वो अब उनको नहीं मिलेगा तो वो निकलेंगे बाहर। तो ये सिचुएशन लगातार बढ़ने वाली है। हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है। आप ये देखिए जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर ये चेंजेस लाए हैं, उस चेंजेस में जो आप यूपी में देख रहे हो सस्पेंड किया गया, मध्य प्रदेश में देख रहे हो, गुजरात में देख रहे हो, उसमें तो मालिकों ने कह दिया आप हमारे पे कंडीशन नहीं लगाएंगे कि हम पीने का पानी देंगे इनको, हम मेडिकल किट रखेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनकी ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, या हम इनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स देंगे। आप कैसे कह रहे हैं हम सेफ्टी इक्विपमेंट्स दें? यहाँ कोई बीमार पड़ेगा तो हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। मीन्स काम के लिए तुम चले आओ, लेकिन तुम्हारी को पानी पिलाना भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कुछ हो भी जाएगा तो फर्स्ट एड तक देना जिम्मेदारी नहीं, बाकी बातें तो छोड़िए। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू होगा जो कॉमन मैन के लिए भी इशू है। आज लाखों रुपए की थैली लेके लोग घूम रहे हैं और उनको अस्पताल में एडमिशन नहीं मिलता अगर वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो। इवन जो कोरोना से पीड़ित नहीं है, दूसरी बीमारियों वाले भयंकर तरीके से सफर किए हैं। कैंसर वाले, डायबिटीज वाले, डायलिसिस जिनको जरूरत थी, जो लीवर के पेशेंट्स थे, जो टीबी के पेशेंट्स थे, जो नॉर्मल डिजीजेस प्लस उनमें जो सीरियस डिजीजेस थी, वो वाला कितना मरेगा इस हालात के अंदर, उसके आंकड़े तो अभी सामने नहीं आ रहे। तो नॉर्मल हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स होने दिया, उसको केवल अलग से कोविड-19 की हैंडलिंग के लिए सिस्टम बनाने की बजाय हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल ओपीडीज बंद की गई। तो जो कोविड-19 अब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो भी सफर कर रहे हैं, जो नॉर्मल डिजीज वाले थे वो भी सफर कर रहे हैं। हमारे ईएसआईसी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है। ले दे के हम ये देख रहे हैं कि जो सोशल सर्विस स्कीम्स थी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थी लेबर की, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया है, उनको कमजोर किया जा रहा है, उनको प्राइवेट हाथों में पुश करने की कोशिश जो की जा रही थी 5 साल से, वो इस छठे साल के अंदर कोविड-19 के बहाने के जरिए से ईपीएफओ के ऊपर भी हमला हो गया है, ईएसआईसी के ऊपर भी हमला हो गया है, और नॉर्मल हेल्थ सिस्टम जो हिंदुस्तान के अंदर बेहतरीन होना चाहिए उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। हेल्थ इज गोइंग टू बिकम ए वेरी बिग इशू फॉर होल ऑफ पॉपुलेशन, और उसमें वर्कर्स जो बेइंतहा गिनती के अंदर है, मेजर पॉपुलेशन का हिस्सा वर्कफोर्स है हिंदुस्तान की,
तो वो बड़ी बुरी तरह से चपेट में आएंगे हमारे, चाहे वो फील्ड में है, खेतों में है, और चाहे उद्योगों में, कल कारखानों में, जहां पर भी हमारी वर्कफोर्स है या कॉन्ट्रैक्ट पे है या दूसरी चीजों पे है। एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस काफी हुई है, और एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस के चलते, पोल्यूशन के चलते तरह तरह की बीमारियां भी आ रही हैं, तूफान भी आ रहे हैं, हर रोज वातावरण में चेंज है। मैं सिनेरियो ये देख रही हूँ कि कोविड-19 के पीरियड के अंदर सरकार ने बड़ी तेजी से उल्टा ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश की है, ऐसी जगहों पे एनओसी देने की कोशिश की है जहां फर्टाइल लैंड छीनने की बात, या जहां पर हमारे जंगलात, या जहां पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, उनको लेने की कोशिश की गई है। ये इस तरीके के कुछ जावड़कर कुछ एनओसी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। यही कोल माइनिंग का सिलसिला है। 41 कोल माइंस को जो इन्होंने कमर्शलाइज करने की बात की, उनमें से बहुत सारी सेंसिटिव एरियाज में है। उसमें अब झारखंड की गवर्नमेंट को और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को ट्रेड यूनियंस के प्रेशर में कहना पड़ा है कि नहीं, फला फला जगह पे बहुत सेंसिटिव एरिया है, उन एरियाज के अंदर जो है जंगलात की और वो इकोलॉजी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, मानव समाज के वास्ते, वहां पर माइनिंग नहीं की जा सकती है। अरुणाचल के अंदर, नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर, मणिपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और कई जगहों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इशू उठने वाला है। और हम समझ रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने लेबर के ऊपर तो जो प्रेशर बनाया, इसके साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज को तेजी से लागू करना कोविड-19 के पीरियड में इन्होंने जो है बढ़ाया है, जिसका नतीजा कोविड-19 के खुलते खुलते देश को भुगतना पड़ेगा। सरकार की नीति सीधे सीधे मोनोपोलाइजेशन की है, एकाधिकारवाद की है। एमएसएमईज जो 6.5 करोड़ से ज्यादा पड़ती हैं, जब सीतारमन पैकेज देने के लिए आई तो उसने सिर्फ 45 लाख का जिक्र किया था। ओनली अबाउट 6% ऑफ एमएसएमईज, इसका मतलब वो बाकी को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। तो जो बड़ा सेक्टर है उसके हित में ये काम करते हैं, उसको तो हमने देखा। इसी कोविड के पीरियड के अंदर 11 अमीरों में अंबानी का नाम आ गया है। इसी पीरियड में उन्होंने फेसबुक के साथ कुछ सो कॉल्ड समझौता किया है। इसी पीरियड के अंदर उनकी डील्स हो रही हैं। टेलीविजन के ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट या अखबारों के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट बड़े सेक्टर की कम नहीं हुई है, कमजोर नहीं हुई कोविड-19 के पीरियड में। इसलिए छोटा सेक्टर पिटेगा, ये हम देख रहे हैं। तो इकोनॉमी में मोनोपोलाइजेशन की जो पॉलिटिक्स है इस सरकार की, कॉर्पोरेट घरानों को मदद करने की पॉलिटिक्स है, विदेशी पूंजी को लाने की पॉलिटिक्स है, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए हैं कॉमरेड। हाँ जी, यहाँ की जो ग्रोथ है हिंदुस्तान की, उसकी पिटाई करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको कोविड-19 के पीरियड ने इन्होंने बहुत तेज कर दिया है। और उसी किस्म की पॉलिसीज इनकी एग्रेरियन सेक्टर में है, जो सिंह साहब बताएंगे हमको, मैं उस पर टच नहीं कर रही हूँ। तो ये एक किस्म का पॉलिटिक्स ऑफ मोनोपोलाइजेशन, ये आत्मनिर्भरता की पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ अंधाधुंध आप एफडीआई ले आएंगे हर क्षेत्र के अंदर, ये कोई आत्मनिर्भरता की पॉलिटिक्स नहीं है। तो जो सरकार नारे फेंक रही है, उससे जस्ट अपोजिट काम कर रही है। आप कोल माइन की बात कीजिए तो 9 मिलियन टन कोयला ना ऑफटेक हो पाया, ना डिस्पैच हो पाया इस 3 दिन की हड़ताल में। और कोल यूनियंस ने ये कहा था कि आप सीएमपीडीआई और सीआईएल को डीलिंक मत कीजिए और आप कमर्शियल माइनिंग मत कीजिए। 73 से पहले ये प्राइवेट माइंस सिर्फ पैसा कमाती थी, नेशनल डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं लेती थी। 73 में नेशनलाइज होने के बाद हमारे को पावर सेक्टर में मदद मिली, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद मिली, देश की डेवलपमेंट की प्रोसेस तेज हुई। तो आप इस कोल सेक्टर पे हमला क्यों कर रहे हो? ये कमर्शियल माइनिंग आप नहीं करो। 10 और 11 तारीख को पूरे देश में एक्शन लिया, 100% सक्सेस एक्शन था। सभी यूनियंस साथ थी, समेत बीएमएस। आप ये सोचिए, नॉट ए सिंगल यूनियन वाज आउट ऑफ इट। लेकिन 10 और 11 के इस 2 दिन के एक्शन के बाद रिस्पांस क्या था मिस्टर मोदी का? रिस्पांस ये था, मैं खुद आऊंगा ऑक्शनिंग करने के लिए। एंड ही डिक्लेयर्ड कि 18 जून को मैं माइंस की ऑक्शनिंग के लिए आऊंगा। तो यूनियंस ने 18 जून ही चुना हड़ताल का नोटिस देने का। तो 18 जून को वो सबको इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं 41 माइंस की हम ऑक्शनिंग करेंगे तो देश को 30,000 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी।
ये बहुत अजीब बात है, अपने घर से आप सोना और चांदी घर का, महिलाओं को कहो पकड़ा दो हमें सारा का सारा, और बाहर जाके आप दुकान में बेच आए और कहें मैंने आज इतना कमा लिया। सो दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये 3 दिन की हड़ताल में 20,000 करोड़ की चपत लग गई है एक किस्म का, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए इस हड़ताल में वर्कफोर्स गई है। तो उसी दिन गवर्नमेंट आई कि हम ये करेंगे, उसी दिन यूनियंस ने कहा हम स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक का नोटिस दिया गया। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने बात करना जरूरी नहीं समझा। पहले जॉइंट सेक्रेटरी भेजा, our unions didn't agree, then कोल सेक्रेटरी टॉक, we said it is a matter of policy, तो पॉलिसी चेंज करवाओ। फिर मिनिस्टर बात कब कर रहे हैं, 1 तारीख रात में बात कर रहे हैं, शाम को बात कर रहे हैं कि कल आप लोग हड़ताल पे मत जाओ। जब उनसे कहा गया ठीक है कमर्शियल माइनिंग से आप बैकआउट हो जाओ, बाकी डिमांड्स पे हम बाद में बात कर लेंगे, ही वॉज नॉन कमिटल, क्योंकि फैसला पीएम ऑफिस में हुआ है। कैबिनेट मिनिस्टर्स का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट कि मोदी कुछ गलती कर दे तो उसको छुपाने के लिए कैसे लगना है, उनके मुंह से कोई वाक्य निकल गया है तो उसकी ढाल हमें कैसे बनना है। और पूरा का पूरा जो मीडिया इनकी गोदी में बैठा हुआ, वास्ट मेजॉरिटी मीडिया, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आप लोग जिस तरीके का इंटरवेंशन कर रहे हो ये निहायत जरूरी इंटरवेंशन है। सोशल मीडिया में, ये अल्टरनेटिव मीडिया के अंदर अब बातों को लेके जाना जरूरी हो गया। तो इनका मीडिया जो है, मुद्दे आपने उठाए हैं, इनका मीडिया तुरंत उतर करके मैदान में इनकी पॉलिसीज के सपोर्ट में उतर आता है। तो कोल के अंदर हमारी हड़ताल का ये कारण था। और मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, वी आवरसेल्व्स आर ओवरवेल्म्ड। हमें ये लग रहा है कि हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा रिस्पांस मिला। 100% स्ट्राइक हमको सब जगह के ऊपर मिली है, केवल एक जगह पे ऊपर कुछ कम रही, वो बंगाल के अंदर आसनसोल के एरिया में, बाकी सब जगह पे 100% स्ट्राइक रही है। इसी तरीके से डिफेंस के क्षेत्र में इन्होंने जबरदस्ती 49% से 74% लेने का ऐलान इस पीरियड में किया। 100% एफडीआई के विरुद्ध डिफेंस सेक्टर लड़ता रहा है और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के विरोध में लड़ता रहा है। हड़ताल की महीने की 5-6 दिन के बाद इनको जो है उन्होंने संज्ञान लिया और उस हड़ताल वर्कर्स वापस आए कि ठीक है आप इसको नहीं आगे बढ़ाइए। अब कोविड-19 का दौर चल रहा है तो सरकार ने सोचा ये अच्छा मौका है, एकदम कूद पड़ो, और उन्होंने ये इंक्रीज अनाउंस किया। जब उन्होंने ये इंक्रीज अनाउंस किया, हमारी यूनियंस ने कहा कि हम एक्शन में जाएंगे। उन्होंने बैलेट लिया है स्ट्राइक के ऊपर और 99% वर्कर्स ने कहा है हड़ताल पे जाओ। तो जुलाई में डिफेंस वर्कर हड़ताल पे उतरेगा। इन्होंने इसी पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में चेंज करने की बात की, कुछ और चेंजेस की कि जहां जहां पर किसान की मदद के लिए या आम सिटीजन्स की मदद के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स के जरिए से बिजली सस्ती मिलती है या मुफ्त मिलती है या किसानी में कुछ सब्सिडी मिलती है, तो उसको भी खत्म किया जाएगा। तो हमारी पावर सेक्टर की यूनियंस ने 1 जून को पूरे देश के अंदर एक्शन लिया। हमारी जो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स हैं, वो प्लानिंग कर रही हैं कि वो भी हड़ताल के अंदर जाने वाली हैं। और ये जो हमने 3 जुलाई को एक्शन किया, उससे पहले हमने 22 मई को ज्वाइंट एक्शन किया था। लगता था हम मे डे कैसे मनाएंगे, लेकिन मे डे मनाया हम लोगों ने। उसके बाद सब ट्रेड यूनियंस ने अपने अपने लेवल पे एक्शन प्रोग्राम्स किए। तब हमने ज्वाइंटली डिसाइड किया 22 मई को हम ये करेंगे, क्योंकि तब तक तस्वीर सामने आ गई कि सरकार ना लॉकडाउन की वेज दिला पा रही थी, ना रिट्रेंचमेंट रोक पा रही थी, ना माइग्रेंट वर्कर्स को सेफली उनके घरों में पहुंचा पा रही थी, ना सबको अनाज जो देना चाहिए था वो दे पा रही थी, ना जो हमने मांग की कि 7,500 रुपया हर मंथ कम से कम 6 महीने के लिए दे दो गरीब गुरबा को, उसको मानने के लिए तैयार थी, ना जो हमने लॉकडाउन पीरियड की वेज गवर्नमेंट खुद दे दे एमएसएमईज की, वो मानने के लिए तैयार हुई। और इसी के साथ साथ जनधन जो 20 करोड़ इन्होंने कहा, उसमें से आधे जो थे वो ऑलरेडी डिफेंक्ट अकाउंट्स हैं, और बाकी महिलाओं को कितनी कष्ट हुई वो हम जानते हैं। फिर जो हमारे फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं, उनकी लड़ाई लगातार जारी रही, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, टेक्निकल स्टाफ की, सफाई कर्मचारियों की, स्कीम वर्कर्स की, कि हमें अभी भी प्रॉपर सेफ्टी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, सबको कवरेज नहीं है। ये सारी सिचुएशन अभी भी सुधरी नहीं है। ये सारे इश्यूज थे।
इन सब इश्यूज को जी लेकर जी कॉमरेड, मेरा कहना ये है कि कृपया जो मैं वाइंड अप करती हूँ। जी वाइंड अप। हाँ, 22 मई को हम लोगों ने वो एक्शन प्रोग्राम किया था। उसके बाद जब हमने देखा कि गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस और हमसे बात करने की बजाय गवर्नमेंट फिर से आगे निकल पड़ी, और उसके बाद इन्होंने कोल का, डिफेंस का फैसला लिया, और अब परसों रेल का फैसला ले लिया। 151 ट्रेनें चलाएंगे, और सारा हमारा जो गवर्नमेंट का पब्लिक के पैसे से जो हमारा पैराफर्नेलिया है, हमारे गार्ड्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा हमारा यूज होगा, और पैसा कमाने प्राइवेट सेक्टर आएगा। वो रेलवे के ऊपर भी हमला बोल दिया। तो एक एक करके हर सेक्टर के ऊपर, और फिर 2 जुलाई को नोटिस निकाला, 3 को हमारी हड़ताल थी, 2 को निकाला है रेलवे के भर्तियां रोक दो, जिनके टेस्ट भी हो चुके हैं उनमें से 50% रोक दो। सारी जॉब सिचुएशन जो है जॉब मार्केट के अंदर, इनका जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है वो नौकरियों को छीनने का है और लोगों को असंगठित क्षेत्र की तरफ धकेलने का है। कह रहे हैं हम फॉर्मलाइज करेंगे इनफॉर्मल इकोनॉमी को, इन रियलिटी फॉर्मल इकोनॉमी को इनफॉर्मलाइज कर रहे हैं। ये सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी हम देख रहे हैं। इसके अंदर मैं सिर्फ यही अब ये कहना चाहूंगी कि ये संघर्ष बहुत सीधा है कि हमने जो 150 साल से भी ऊपर, क्योंकि पहली हड़ताल 1823 में रिकॉर्डेड है हिंदुस्तान के अंदर, वो जो हमारा 150 साल का से भी ज्यादा का इतिहास है संघर्ष का, ये सरकार उसको पीछे धकेल रही है। लेबर लॉज को उसी अंग्रेजी जमाने में पहुंचा देना चाहती है। तो हम भी इस देश के आजादी के आंदोलन के भागीदार रहा है इस देश का मजदूर वर्ग, अपने किसान भाइयों के साथ मिलके, दूसरे हिस्सों के साथ मिलकर के। तो इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर हमें जो इस वक्त किया जा रहा है वो आम जनमानस तक पहुंचाने की जरूरत होगी। उसकी तरफ हमें आगे बढ़ने की जरूरत होगी, जिसमें अल्टरनेटिव मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। इसलिए हम ये समझ रहे हैं ये केवल और केवल ट्रेड यूनियन सिर्फ अपनी वेज, पगार, सोशल सिक्योरिटी, काम के स्थान की सुरक्षा सिर्फ उन प्रश्नों पे लड़ती रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन प्रश्नों पे लड़ना, हर सेक्टर का अपने सेक्टर की वर्कफोर्स के लिए, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए लड़ना जरूरी होता है। लेकिन हर हिस्सा जो अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, उनके बीच में सॉलिडारिटी और एकजुटता, वो एक महत्वपूर्ण बात है। और 3 जुलाई को ये जो किसानों का बहुत बड़ा फ्रंट है, इसमें वीएमसी जी उस फ्रंट के इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट हिस्सा है, लीडरशिप का पार्ट है, उन्होंने सॉलिडारिटी दिया। तो ये सॉलिडारिटी का दौर तेज करने की जरूरत होगी। और कोविड-19 के बाद, जो कोविड-19 शुरू होने से पहले इस सरकार ने समस्याएं फेंकी थी, कोविड-19 में उनको परपेचुएट कर दिया, गहरा कर दिया है। कोविड-19 के बाद जब सिचुएशंस खुलेंगी तो जो हमने अब लड़ाइयों का दौर शुरू किया है उसको गहरा और तेज करने की जरूरत होगी। कोविड-19 से पहले जो लड़ाइयां थी उससे ज्यादा स्पीड से लड़ाइयों को बढ़ाना होगा। लड़ाई तो बहुत सीधे होगी, या एनार्किज्म की तरफ ये देश जाए या फिर बेहतर परिवर्तनों की तरफ ये देश जाए, जो शुरू में संदीप ने क्वेश्चन पोज किया था। तो उसी के लिए मैं कह रही हूँ कि हम बेहतर समाज और बेहतर दुनिया और बेहतर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना चाहेंगे, उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा।